मध्य प्रदेश में जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, वो पिछले समय में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है। मगर अभी भी कुछ चीज़ ऐसी रह गई है जिससे कि मध्य प्रदेश का हायर एजुकेशन, देश के जो हायर एजुकेशन के टॉप 5 राज्य हैं उनमें अपनी जगह कैसे बनाएगा, आपने उसके लिए क्या सोच रखा है, सरकार ने ऐसा क्या कदम उठाया है? देखिए, देश के साथ जब हम हायर एजुकेशन की तुलना करते हैं तो 2020 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब हमारे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय किया। मोटे तौर पे हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया था। तब से लगातार उसका क्रियान्वयन कैसे हो उस पर काम चल रहा है। और उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो अपेक्षाएं की गई है, जैसे भर्ती के लिए है, सिलेबसों में परिवर्तन, पाठ्यक्रमों में बदलाव करना है, भारतीय ज्ञान परंपरा को उसमें जोड़ना है, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम उसमें सम्मिलित करना है और रिसर्च बेस्ड व्यवस्था कैसी बने, इस पर काम करना हमारे हायर एजुकेशन में प्रारंभ किया है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में हमारी जो मध्य प्रदेश में चुनौतियाँ थी, उन चुनौतियों में हम काफ़ी कुछ, अभी विभाग ने बड़ी संख्या में भर्ती की है। अभी हमारे जो विश्वविद्यालय, जहाँ मोटे तौर पे मीडिया में और सब दूर चर्चा होती है बहुत पद खाली है, बहुत पद खाली है, अभी हमने 25 मई तक लगभग सभी विश्वविद्यालयों के विज्ञापन जारी होंगे, रोस्टर बन चुके हैं और हम 4-5 महीने में उनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके, यानी विश्वविद्यालयों में भी जो कमी दिखती है, जो कि मुख्य शिक्षा का एक प्रकार से पूरा एकेडमिक सिस्टम का आधार होता है शिक्षक, प्रोफेसर, वो जो कमी है उसको हम इस साल पूरी करेंगे और विश्वविद्यालय में भी पूर्ति होगी। विभाग लगातार निरंतर जितने पद खाली होते जाएंगे वो सब करते हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि अधिकतर हम लोग यही खबर बनाते हैं कि बहुत सारा काम जो प्रभारी प्राचार्य होते हैं उनके दम पे बहुत चल रहा है। तो अभी भी कॉलेजेस में तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, मगर अभी भी छात्रों की संख्या घट रही है, ऐसा क्यों? देखिए, फुल फ्लैश प्राचार्य बहुत कम है, उंगली में गिने जाने वाले हैं, और उसका कारण है प्रमोशन लंबे समय से अटके होने के कारण से, और कोर्ट में इसमें सारे उसका कारण से उस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमने अभी व्यवस्था बना रहे हैं कि जिसको भी प्रभारी प्राचार्य बनाएंगे वो ही फुल फ्लैश जैसे उसको सारे अधिकार दे करके, जो अभी व्यवस्था है उसमें जो सीनियर होगा उसको बना करके और वो व्यवस्था चला रहे हैं। हमने जो PM एक्सीलेंस हमारे जिला केंद्र पे कॉलेज है, उनमें एक अलग व्यवस्था की थी, एक प्रकार से अलग से सिलेक्शन करके हम और उन प्राचार्य बनाने जा रहे थे, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण वो हमको आगे नहीं बढ़ा सके हैं। इसलिए हमने जो है उपलब्ध हमारे पास, उसमें से जो सीनियर है उसी को प्रभारी प्राचार्य बनाना, लेकिन फुल फ्लैश जैसे उसको अधिकार देना, ये तय किया, उस पर काम चल गया। लगभग सब जगह ऐसी पोस्टिंग हम करते जा रहे हैं। हमने अक्सर देखा कोर्ट की दिक्कतें बहुत हो जाती हैं, जिसके चलते कोर्ट कचहरी या जो पिटीशंस लग जाती हैं, जिसके चलते बहुत सारा काम प्रभावित ही होता है। मगर जब भी एक बार हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन जुड़ता है रोजगार से। तो हायर एजुकेशन कैसे रोजगार परक ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए क्या सरकार करने जा रही है? देखिए, कोर्ट का तो जो है बड़ी संख्या में कोर्ट में केसेस है, 2200 लगभग कोर्ट केस है हमारे। 2200 केसेस हैं हायर एजुकेशन के? हायर एजुकेशन में। ओहो। वो एक विषय है, उसका हम प्रॉपर जवाब देते हैं, फिर निराकरण होता है, लेकिन कोर्ट की जो प्रोसेस है उसका पूरा पालन करना पड़ता है। कभी ये निवेदन नहीं किया जा सकता कोर्ट से कि सर एजुकेशन का मामला है, जल्दी निपटा दीजिए? कभी ये निवेदन नहीं हो सकता कोर्ट से कि एजुकेशन से जुड़ा मामला है, थोड़ा जल्दी इसका निराकरण कर दीजिए? नहीं, अब उसको कोर्ट ने कहा है कि भाई आप उसके लिए एक अलग से बोर्ड बनाई है। सरकार में पहले व्यवस्था थी, हम एक ट्रिब्यूनल बनाने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार, वो जल्दी हो जाएगी, ताकि जितने कर्मचारी, हम पहले सोच रहे थे कि केवल शिक्षकों का कर लें, फिर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के हमने तय किया कि भाई इसमें और भी कर्मचारी है, कर्मचारी को इससे पूरे के पूरे ट्रबल सुनेगा, ताकि वो जल्दी निराकरण हो जाए और सरकार के काम प्रभावित नहीं हो। मैं पूछ रहा था आपसे कि जो हायर एजुकेशन की जब बात आती है तो रोजगार की बात आती है, रोजगार परक ज़्यादा से ज़्यादा हो, उच्च शिक्षा। अभी भी जो एजुकेशन है उसमें इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा है, मगर बाकी जो संकाय हैं या बाकी जो सेक्शंस हैं उनमें उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा, इसकी ये चिंता है आपकी? देखिए, मोटे तौर पे अभी तक टेक्निकल एजुकेशन तो सब मानते हैं कि ये स्किल बेस है,
इसलिए वहाँ के लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। उसमें समय के साथ सिलेबस में परिवर्तन करना है, वो भी सब चल रहा है। लेकिन हायर एजुकेशन को तो अभी तक ये मानता है प्लेन एजुकेशन देना है, उसमें कोई पार्ट था नहीं। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस प्रकार के सारे अवसर दिए, इसीलिए हमने जो PM एक्सलेंस हमारे कॉलेज है जिला केंद्र के, उसमें AI, फिनटेक, BSc एग्रीकल्चर जैसे विषयों को हमने सम्मिलित करने जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे लोगों को रोजगार मिल जाए और आवश्यकता के अनुसार और जिस क्षेत्र में जो इंडस्ट्री है उसके साथ संवाद करके और वहाँ कैसे रोजगार मिल सकता है, उस प्रकार के सिलेबस, और हम चाहे उसको हम डिग्री के रूप में चलाएंगे या डिप्लोमा के रूप में चलाएंगे, वो हम निर्णय कर रहे हैं, जिस पे काम तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। नहीं, निश्चित ये बहुत अच्छी पहल होगी कि जैसा लोग चाहते हैं, जैसा इंडस्ट्री चाहते हैं, वैसा यदि स्टूडेंट्स को हम वैसा बना के, वैसा सिलेबस बना के आगे देंगे। देखिए, यहाँ बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के हमारे विश्वविद्यालय के लोग हैं, उन्होंने सब ने कोई ना कोई उद्योग जगत ने अपने को ट्रेंड लोग चाहिए, रेडी फोर्स चाहिए, तो उसके लिए अपने एक्सीलेंस सेंटर बना रखे हैं। उसी प्रकार का प्रयास सरकार के सिस्टम में भी हमने शुरुआत की है कि जिसको जैसे लोग चाहिए वो उनसे हम कह रहे हैं कि भाई आप अपना एक्सीलेंस सेंटर बनाइए, ताकि आपको अलग से किसी को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो नियमित पढ़ाई हो रही है उसके साथ आपके यहाँ जैसे लोग उतना और 4-6 महीने की वो करके और एक योग्यता हासिल करेंगे, आप सीधे इनको रोजगार दे सकते हैं। तो ऐसे एक्सीलेंस सेंटर हमारे पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में चल रहे हैं, प्रारंभ हो गए हैं, कुछ जगह और चालू होने वाले हैं। हायर एजुकेशन में अभी जो BSc, BCom, BA के जो सब्जेक्ट चलते हैं उसको चला रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ विषय, जैसे BSc का हमने शुरू किया, BSc AG का, ताकि कृषि बहुत बड़ी संख्या में एग्रीकल्चर क्षेत्र में जाने वाले विद्यार्थी होते हैं, वहाँ से आने वाले विद्यार्थी भी होते हैं और अपनी कृषि भी करते हैं आगे जा कर के। खूब MSc कर लिया होगा लेकिन जाके खेती करते हैं, तो उनके पास में खेती करने के लिए अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। इसलिए बेसिकली जो शिक्षा नीति कह रही है वो यही कह रही है कि लोग सब वैज्ञानिक नहीं बनेंगे, सब प्रोफेसर नहीं बनेंगे, सब डॉक्टर्स नहीं बनेंगे, सब इंजीनियर नहीं बनेंगे। छल नहीं लगती जाएगी, छटती होती जाएगी, कुछ लोग ऊपर तक जाते जाएंगे, लेकिन जो लोग अपनी जीविका चलाना है उतना ज्ञान सबके पास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उतना लेकर के वो फिर वो स्किल अपना प्राप्त करे और उसके आधार पर अपना जीविका चलाने का वो करे, क्योंकि मुख्य रूप से शिक्षा का जो काम है वो एक अच्छा नागरिक निर्माण करने का है। अब अच्छा नागरिक है ना, संवेदनशील नागरिक होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, जो एक रोज के जीवन में जो हमको लगता है वो सारे गुण उसमें पैदा करना चाहिए। तो शिक्षा से ही हमारे देश की परंपरा में, यानी आज़ादी के पहले और अंग्रेजों के पहले की जो मैं बात करता हूँ, तो भारत की परंपरा में जो गुरुकुल कहा जाता था, उन गुरुकुलों में एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने का काम होता था। इसलिए शिक्षा हमारे यहाँ केवल अक्षर ज्ञान का संबंध शिक्षा से नहीं है, एक अच्छा नागरिक निर्माण करना इस शिक्षा का काम है। उसके लिए उसी प्रकार की शिक्षा नीति में जो बेसिक बदलाव किए हैं, नीचे से लेकर के स्कूली शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा से, जो 2-3 साल में सबके सामने आने वाला है, सीखने के ऊपर जोर देना जी, सीखने पर जोर देना। रटने वाला सिस्टम जो हम अभी तक चलता है उसको एक प्रकार से लगाम लगने वाली है। बच्चे के मन में रजिस्टर्ड कैसे हो जाए, उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब कॉलेज में आएगा बच्चा तो उसको स्किल बेस होना, उसके पास कुछ न कुछ हुनर होना चाहिए। उसकी पढ़ाई आज बंद हो गई तो जाकर के अपना काम अपने गांव में, अपने शहर में, अपने स्थान पर कर सकता है। लेकिन देश के प्रति, समाज के प्रति उसके मन में कर्तव्य क्या होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, ये उसके मन में भाव पैदा करने का काम भी शिक्षा का है। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि स्कूल एजुकेशन से बच्चों में वैसा संस्कार डाला जाए जिसके चलते फिर वो और आगे बढ़े, स्किल सीखें और फिर हायर एजुकेशन में आए। मंत्री जी, हमारा एक जो प्रोग्राम है इसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि आप हैं और सामने बहुत सारे वो सब लोग हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, तो या आपकी क्या इन सब लोगों से अपेक्षा हैं, और तो वो भी आप बताइए। नहीं, मैं तो सभी बंधुओं से ही चाहूँगा कि आप अच्छा हमारे पार्टनर है, एक प्रकार से सरकार के शिक्षा के जो विस्तार है उसमें आप सहयोगी है, और इसलिए आप सरकार जो सोचती है वैसे ही आप लोग भी सोचते हैं। मैं कई संस्थानों में गया हूँ, बहुत अच्छे प्रयोग कर रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि कई बार मैं कहता हूँ हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को कि भाई उस कॉलेज में जाकर के, उस विश्वविद्यालय में जाकर के इस विषय पर हमारे आपस में
रिसर्च आदान प्रदान होना, सोर्स का जो है आदान प्रदान होना चाहिए, नॉलेज का भी होना चाहिए और बाकी संसाधन है उसका भी होना चाहिए। वहाँ का उपयोग हम कर सकते हैं। यदि गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा है तो प्राइवेट सेक्टर के भी किसी को देखना है, आना है तो देख सकते हैं, आना चाहिए। इस प्रकार का हमेशा मैं यही अपील करता हूँ कि भाई आप एक अच्छे काम करने के लिए आए हैं, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने का जो काम देश का है उसमें अग्रणी भूमिका में हमारे प्राइवेट सेक्टर की सारी विश्वविद्यालय है और इसलिए कुछ विषयों को लेकर के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एक जगह एक अभी 10-12 दिन पहले ही एक विश्वविद्यालय का अनुभव मैं बता रहा हूँ, उन्होंने अपने बच्चों को गाँव में भेज रहे हैं, बिल्कुल गांव के जीवन को समझ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उस गांव के इश्यू क्या हो सकता है, उसमें वो विश्वविद्यालय क्या भूमिका निभाएगा, ये उन्होंने किया है। तो मैं समझता हूँ हर विश्वविद्यालय एक किसी गांव को लेकर के उस गांव के लोगों के प्रश्नों का समाधान करना, यानी हम विश्वविद्यालय से समाधान करने वाले लोग बनाएं, समस्या पैदा करने वाले लोग नहीं बनाएं, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कि शिक्षा की जो महत्ता है समाज में परिवर्तन लाने की, वो हम सब मिलकर के एक बड़ा परिवर्तन कर सकेंगे। नहीं, बड़ा सुझाव है और उम्मीद करते हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो हमारे सारे संचालक कर्ता धाता लोग हैं सुझाव को मानेंगे। और आपकी बड़ी तारीफ की है मंत्री जी ने, एक बार ताली तो बजाइए। धन्यवाद। मंत्री जी, मुझे ये बताइए, जो हमारे प्रदेश में तकरीबन 55 से ज़्यादा निजी विश्वविद्यालय हैं जो आगे जाके और बढ़ने वाले हैं, तो क्या इस ग्रोथ से आप संतुष्ट हैं या और चाहते हैं कि और प्राइवेट विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश में आए? जहाँ तक सवाल है प्राइवेट विश्वविद्यालय के, हमारे जो बड़े शहर है, भोपाल है, इंदौर है, या बहुत बड़ी संख्या में हो गए हैं। हमारी जो इच्छा है, भोपाल के आसपास ही 12-13 और यूनिवर्सिटीज हैं। मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है कि जो क्षेत्र छूटे हैं, दूरस्थ क्षेत्र है, यदि वहाँ कोई पॉलिटेक्निक खोलते हैं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते हैं, तो शायद वहाँ के लोकल के विद्यार्थी उसमें आ सकते हैं। इसलिए दूरस्थ क्षेत्र में यदि कोई विश्वविद्यालय खोलेंगे तो मैं समझता हूँ सरकार उसके लिए पॉजिटिव है। ट्राइबल क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है, जहाँ लंबी दूरी तक आसपास कोई विश्वविद्यालय नहीं, गवर्नमेंट का भी नहीं है, प्राइवेट भी नहीं है, तो उस गैप को यदि प्राइवेट सेक्टर भरेगा तो मैं समझता हूँ वो हम उनका स्वागत करेंगे, स्वागत योग्य कदम होगा। तो बड़ा सुझाव है मंत्री जी का कि जो एजुकेशन है, खासकर हाई एजुकेशन है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उन इलाकों में भी पहुँचे हैं जहाँ पे अभी तक पहुँच नहीं पाई हैं। क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं कि बहुत सारा जो यूनिवर्सिटी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े शहरों के आसपास ही है, तो वो शहरों से दूर भी यदि आप लोग जाएंगे तो निश्चित ही सरकार उसमें मदद भी करेगी। सरकार दूरस्थ इलाकों में, आदिवासी इलाकों में यूनिवर्सिटी खोलने में मदद करने का कोई प्रावधान है क्या? दूरस्थ क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय या कॉलेज अपना स्थापित करेंगे, सरकार उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, बहुत पॉजिटिव है, हम उनको मदद करेंगे। सर, हम लोग का मकसद ये था कि एक मंच ही दिया जाए सरकार और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के चलाने वाले संचालक लोग हैं। तो सर, यदि आप इजाज़त दें तो कुछ एक दो सरकार को जो सुझाव देना चाहें वो सुझाव दे सकते हैं। स्वागत है। ज्ञानेंद्र जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि बिल्कुल ये बहुत अच्छा संवाद का माध्यम होता है कि एक तरफ इस प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले मुखिया बैठे हैं और एक तरफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को, जैसा कि आप कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात आपकी बातचीत में निकल कर आई। जिस भी यूनिवर्सिटी का, मंत्री जी नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस भी यूनिवर्सिटी से ये प्रयास हो रहा है ब्रजेश जी कि वो गांव में जाकर गांव के लोगों को समाधान की तरफ, ये बहुत अच्छा शब्द है, मैं भी अपने ऑफिस में हमेशा बोलता हूं मंत्री जी, कई लोग हैं जो शिकायत लेके आते हैं तो मैं उनसे कहता हूं समस्या की नहीं समाधान की बात करो। जब समाधान आ जाएगा तो फिर अपने आप रास्ते निकल जाएंगे। तो आप में से किसी को अगर लगता है कि मंत्री जी से ये मुझे सवाल पूछना चाहिए तो आप बिल्कुल पूछ सकती हैं। आप अपना शुभ नाम और परिचय बताते हुए बातचीत। थैंक यू ज्ञानेंद्र जी। मंत्री जी नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना चतुर्वेदी हूँ, डायरेक्टर रिसर्च आईसेक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ से। क्योंकि मैं डायरेक्टर रिसर्च हूँ तो मेरा रिसर्च जितना सवाल रहेगा। 2025-26 का जो बजट है उसमें 51,000 करोड़ आपने शिक्षा को बजट में दिया गया है, जिसमें से करीब 26,000 करोड़ प्राथमिक शिक्षा को दिया गया है। अब मेरा प्रश्न ये है कि हायर एजुकेशन की बढ़ती डिमांड, आवश्यकताएं, बढ़ते खर्च, उसमें प्राथमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन शिक्षा का संतुलन कैसे बनेगा? और क्या मध्य प्रदेश सरकार का ऐसा कोई विचार है कि जिसमें कुछ एक हायर एजुकेशन फंड, जिसमें वोकल फॉर लोकल के लिए भी कुछ प्रावधान हो, ताकि जो हम विश्वविद्यालयों में शोध और नवाचार कर रहे हैं उसको थोड़ा प्रोत्साहन मिले? देखिए,
स्कूल शिक्षा में जो बड़ा बजट है उसका बड़ा कारण है वहाँ स्थापना व्यय बहुत है। वहाँ लगभग 3.5 लाख तो शिक्षक ही है, सबसे ज़्यादा कर्मचारी वाले सबसे विभाग ज़्यादा, मतलब सरकार का आधा हिस्सा स्कूल शिक्षा विभाग का है। हायर एजुकेशन में स्थापना व्यय कम है। फिर दूसरा, विश्वविद्यालय वो ऑटोनॉमस है, इसलिए विश्वविद्यालय वाला बजट में नहीं आता है। विश्वविद्यालय को जो हम कुछ ब्लॉक ग्रांट देते हैं केवल उसका उल्लेख होता है, बाकी उनका अपनी आय होती है, जो वेतन है आदि आदि वो सारे विश्वविद्यालय अपने स्तर पर करते हैं। इसलिए थोड़ा विकेंद्रीकरण है, हायर एजुकेशन में विकेंद्रीकरण है। ऐसे कई हमारे कॉलेज जो अभी ऑटोनॉमस हमने कर दिया, आगे जा कर के हम ऑटोनॉमस यानी एक प्रकार से उनको एक यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित करने जा रहे हैं, ताकि उनका भी संसाधन अपने पैदा हो और वो समाधान की ओर वहाँ अपने स्वायत्त रूप से निर्णय ले सके। जो सब निर्णय सरकार करेगी ऐसा नहीं, वो कॉलेज भी वहाँ पर अपने निर्णय करे, उनको आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन करे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सामाजिक सरोकार के विषय उनके साथ कैसे जोड़ते हुए हम शिक्षा दे सकें। और सबसे बड़ी बात है प्लेसमेंट की, तो वो रोजगार उन्मुखी जो पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का जो निर्णय है वो इसी रूप में है कि भाई हमारे जैसे यहाँ का हमारा जो उच्च शिक्षा संस्थान हमारा जो कॉलेज है यहाँ का वो बहुत अच्छा है, उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो ऐसे कई सारे हम चिन्हित करने जा रहे हैं कि जिनका प्लेसमेंट अच्छा है, उनमें और क्या आवश्यकता है उनकी पूर्ति सरकार को देना तो सरकार करेगी, और नहीं तो वो भी अपने संसाधन अपने दम पर खड़ा कर रहे हैं। ऐसे ज़्यादातर जैसे नेक को लेकर के, गुणवत्ता को लेकर के बात हो रही है, तो हम उसको संख्या को अगले सत्र से डबल पर टारगेट लेकर चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़े और एक प्रकार से हमारी आपस में भी कंपटीशन हो। तो मध्य प्रदेश में भी हम जैसे नए के ऐसा मध्य प्रदेश का भी एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के भी हमारे विश्वविद्यालय हमारे कॉलेज में भी आपस में ग्रेडिंग होना चाहिए, ताकि मालूम पड़ता रहे कि हम किस स्थान पर खड़े हैं। ये भी हम करने जा रहे हैं। इसलिए बजट का इशू आज की स्थिति में हायर एजुकेशन में नहीं, क्योंकि भारत सरकार पर्याप्त तो पैसा देती है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार उसमें जो अपना शेयर है वो मिलाती है, इसलिए बजट का इशू नहीं है। और लगातार हम बिल्डिंग नहीं बनाना वो चल रहा है, भर्ती लगातार कर रहे हैं, विभाग में भी भर्ती कर रहे हैं। मैंने बताया अभी विश्वविद्यालय में 2-3 विश्वविद्यालय जरूर आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसके बारे में हम सरकार ने कुछ निर्णय किया, वो भी आगे सब लोगों को दिखने वाला है। और कोई सुझाव आपकी तरफ से? आप लोग जी प्लीज़। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आशीष सक्सेना है। मैं अवंतिका विश्वविद्यालय MIT पुणे कैंपस उज्जैन से हूँ। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि जनरली देखने में ये आ रहा है कि बच्चा एडमिशन तो ले रहा है पर उसकी अटेंडेंस रेगुलर नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं जिससे बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड करे? क्या नहीं समझा, क्या नहीं हो रहा? उनका कहना है कि अटेंडेंस पूरी नहीं हो पा रही बच्चों की, एडमिशन तो ले रहा है। बेसिकली इसको हमने देखिए एक बहुत बड़ा निर्णय हमने पिछले साल किया कि हम सार्थक ऐप से हमारे शिक्षकों की उपस्थिति लेना प्रारंभ किया है। शिक्षक आने लगे हैं पर विद्यार्थी नहीं आने लगे। इस सत्र से हम तय कर रहे हैं कि हम सार्थक ऐप से बच्चों की भी उपस्थिति लेंगे, ताकि कैंपस जो खाली खाली लग रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के कैंपस कम खाली है जी, गवर्नमेंट के ज़्यादा खाली है, इसलिए हम सरकार तो निर्णय करने जा रही है, निर्णय हमने कर लिया, लेकिन लागू करने जा रहे हैं कि भाई हम सार्थक ऐप से बच्चों की भी उपस्थिति लेंगे, ताकि कैंपस में वो आए ये करें। ठीक है, जो ऑनलाइन जो कोर्सेस है वो उनके ऑनलाइन की छूट देंगे, उसमें कोई वो नहीं रखेंगे, लेकिन जिनको लिए कैंपस ज़रूरी है, जिनके लिए लैब जरूरी है, लाइब्रेरी जरूरी है, वो कम से कम लैब लाइब्रेरी तक आए और अपने काम को वहाँ कर सके। इसलिए बड़ा निर्णय हम मध्य प्रदेश में कर चुके हैं और लागू कर रहे हैं। आपके जवाब से इन्होंने अकेले में ताली बजाई है। जब अच्छी बात हो तो सबको ताली बजाना चाहिए। मंत्री जी, वैसे भी ये सुझाव एक मंच है, सवाल जवाब का नहीं है, एक सुझाव है। आप सभी लोग शैक्षणिक संस्थान को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ा रहे हैं। मंत्री जी भी लगातार ये कह रहे हैं कि हम इसमें सहयोग करेंगे, तो आप लोगों के साथ एक अच्छा संवाद हो सके और सुझाव दे सकें। आप भी कुछ मेरे से अभी कह रहे थे, आप क्या शुभ नाम लिखते हैं और आपका क्या सुझाव है? माननीय मंत्री जी को नमस्कार। मैं कुलगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय प्रोफेसर रवि प्रकाश दुबे। मेरा एक छोटा सुझाव है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं और उनका जो 10% जो CSR होता है, अगर शासन की कोई ठोस नीति बने तो हमारे पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में
वो जो है इस कुछ लैब इस्टेब्लिशमेंट और रिसर्च पे वो डोनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई मुझे ज्ञात नहीं है कि क्या शासन की कोई ठोस नीति है जिससे CSR फंड जो है इन जगह व्यय हो सके। देखिए, जी CSR फंड देने वाले एक पार्ट है, लेकिन हमारे जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एक दो को छोड़ दिए जाए तो आज सबको किसी न किसी इंडस्ट्री से हमने उनको वो किया है। इंजीनियरिंग कॉलेजों को क्या, केवल एक नौगांव का इंजीनियरिंग कॉलेज है जो अभी हम उसमें प्रयास कर रहे हैं, अभी हम ज़्यादा सफल नहीं हुए, लेकिन बाकी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज अभी ठीक है। अब मैं बताता हूँ, जो सतना है, तो सतना में हमने सीमेंट प्रौद्योगिकी पर पाठ्यक्रम किया है, कुछ जगह पर हमने माइनिंग प्रौद्योगिकी पर चालू किया है। ऐसे जो आज की आवश्यकता है उस पर हमारा लगातार विभाग निर्देश दे रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज लगभग सब ऑटोनॉमस है। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी पॉलिटेक्निक में है और इंजीनियरिंग कॉलेज में मंत्री के नाते मैं अध्यक्ष हूँ, तो हम लगातार उस पर कर रहे हैं। एक और हमारा कॉलेज जो सीधा सीधा तो गवर्नमेंट का नहीं, लेकिन सब कुछ वहाँ गवर्नमेंट का है, GSITS इंदौर का, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और उसके भी जो वहाँ है विद्यार्थी, उनका हम अन्य क्षेत्रों में भी उपयोग करते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और अन्य क्षेत्र में कहाँ कहाँ उपयोग हो सकते हैं, उनका क्या उपयोग हम कर सकते हैं, वो हम करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लगातार काम चल रहा है, या फिर बीच में कोई कमी ध्यान में आती है उसको करते हैं, लेकिन ये है, हम CSR फंड के लिए भी कहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम उनको कहते हैं कि भाई आपका लाभ इसमें है कि आपको लोग चाहिए। जैसे अभी शाहजहाँपुर में वो सोलर का एक प्रोजेक्ट आया, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ के पॉलिटेक्निक कॉलेज को के लिए हमने उनको कहा कि आप एक अपना एक्सीलेंस सेंटर यहाँ बनाइए। हमने विभाग से अनुमति दे दी, वो उस पर काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उनको जितने लोग चाहिएंगे वो उसी कैंपस से मिल जाएंगे, अलग से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर उनको विज्ञापन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएंगे और वहाँ टेंट मिल जाएंगे। आप कुछ? जी जी सर, मेरा नाम जितेश मालविया है, मैं श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करता हूँ। सर, मेरा बस एक कहना है, एक सुझाव है, गुजारिश है आपसे कि जो आज इंजीनियरिंग एजुकेशन है, जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इंजीनियरिंग एजुकेशन हम करवा रहे हैं, उसमें हम एक सेमेस्टर इंटर्नशिप के लिए रखते हैं। तो कुछ ऐसी नीति बने सर कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, इन बच्चों को इंटर्नशिप कंपल्सरीली कुछ परसेंटेज नंबर स्टूडेंट, किसी भी कॉलेज का बच्चा हो वो, उसको फिक्स करे कि उनके एम्प्लॉई टर्नओवर से जितने एम्प्लॉई हैं उसके 10%, 15%, 5% बच्चों को इंटर्नशिप मिल जाए। एटलीस्ट एक एम्प्लॉय के अंडर या के बीच में एक या दो बच्चे एज ए इंटर्न वर्क कर सके। ये गुजारिश है सर, इसके लिए कुछ नीति बनाए तो वो हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा उनके इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग के लिए। वैसे इंटर्नशिप के लिए नीति है, बड़ी संख्या में हम सरकार भी पैसा देती है बच्चों को, और कुछ वो इंडस्ट्री के लोग भी उनको पैसा देते हैं, लेकिन अभी उसका शायद प्राइवेट सेक्टर के लोग ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाए, सरकार का दबाव रहता, हो सकता है सरकार से वो ले लें, लेकिन उसमें ओपन है। हाँ, पिछली सरकार में तो नीति चलती केवल थी इंजीनियरिंग या internship। पॉलिटेक्निक कॉलेज का नहीं, हमारे गवर्नमेंट केवल ओपन है। यदि वो 2 साल पहले भी पढ़ाई कर चुका है और वो आज खाली है ना, वो जाना चाहता, तो उसके लिए सरकार की ओर से उसको प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान हमने बजट में किया है, उसको देते भी हैं। हाँ सर, ये तो है बढ़िया। इंटर्नशिप तो पहले भी नीति चलती रही, शिवराज सरकार के समय बड़ी नीति थी इंटर्नशिप की, मोदी सरकार ने भी लगातार सीखो internship कमाओ को- के नाम से हाँ, उस समय उसी का नाम दिया है। सर, एक चीज़ और, सब लोग हैं यहाँ पे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने क्या सोच रखा है मध्य प्रदेश के एजुकेशन, हायर एजुकेशन को लेके, कहाँ आप ले जाना चाहते हैं, क्या आपका विज़न है? आखिरी सवाल। देखिए, जितने भी हमारे सरकार के कॉलेज है, विश्वविद्यालय हैं, हमने सबसे पहले तो किया कि भाई कैलेंडर का पालन होना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले बार भी जो हमने काफ़ी कुछ उस पर नियंत्रण किया था, जो तिथि घोषित की थी, तारीख घोषित की थी, उसके 15-20 दिन बाद एक बार तारीख बढ़ानी पड़ी, क्योंकि कुछ लोग छूट गए थे एडमिशन के, लेकिन हमने काफ़ी कुछ कंट्रोल किया। इस बार हम सब उनको कोशिश कर रहे हैं कि सबका परीक्षा समय पर हो जाए और परिणाम समय पर हो जाए, और इसके लिए हमने एक डिजिटल वैल्यूएशन पर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जो विलम्ब होता है, कापी जा रही है, बंडल कहाँ है, कई बार कई विश्वविद्यालय से मिलते नहीं थे, तो कम से कम वो एक बार व्यवस्थित हो जाएगा, यानी वैल्यूएशन पारदर्शितापूर्ण हो जाए। ये हमने पूरा प्रयास किया, और इस साल मुझे लगता है कि जब हम जुलाई में समीक्षा करेंगे
तो हमको लगेगा कि 80% 90% विषय का रिजल्ट तब तक आ चुका होगा। और साथ में परीक्षा में भी हमने इस बार जो बदलाव किया है, प्राइवेट सेक्टर के कुछ जगह पर ऐसे शिकायत आती थी नकल सारी, मतलब गवर्नमेंट के संबद्धता वाले हैं लेकिन प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ की कंप्लेन आती थी कि भाई वो नकल हो। एक क्षेत्र है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वहाँ की के भी हमने इस बार कंट्रोल किया है और सख्ती के साथ किया है। नकल पर भी अंकुश लगा है, यानी तीसरे साल जो स्थिति थी वो गए साल नहीं रही और गए साल जो स्थिति थी वो इस साल नहीं रही। लगभग कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं आ रही है जहाँ की वहाँ नकल हुई होगी। ये कोशिश हो रही है पूरी की पूरी। तो आने वाले समय में एक अच्छा परिदृश्य मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। दूसरा जो पार्ट है हमारा कि भाई भर्ती करना, स्थायी फैकल्टीज होना चाहिए, तो उसके लिए लगातार हम भर्ती का क्रम चल रहा है। अभी भी मेरे ख्याल से साक्षात्कार भी हो रहे हैं, इधर हम पोस्टिंग भी करते जा रहे हैं, हायर एजुकेशन में चल रहा है। विश्वविद्यालयों में की भी जो रिक्तियाँ हैं उसको भी भरने का केंद्र का भी, सरकार का भी आग्रह है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी आग्रह है। और इसलिए वो भी हमने जब बीच में मीटिंग हुई थी तो 25 मई तक का उन्होंने कि लगभग विज्ञापन, तो मैं समझता हूँ 80% विश्वविद्यालय उसका रोस्टर बना लिया, इसलिए वो जारी कर देंगे। कुछ बचेंगे तो 5-15 दिन बाद, लेकिन हम लगभग सभी विश्वविद्यालयों में एक साथ भर्ती करने का प्रक्रिया चल रहे हैं। एक बात, दूसरी बात होगी। तीसरी बात जो है, हमारे कॉलेजों में अधोसंरचना इंफ्रा का काम, उसके लिए हम लगातार बिल्डिंग नहीं बनाना, फर्नीचर बनाना, स्मार्ट क्लास बनाना। लगभग सभी हमारे जो महाविद्यालय गवर्नमेंट सेक्टर के जो अच्छे हैं, जहाँ पर 100 से ऊपर संख्या है, वहाँ हम लगभग सब दूर स्मार्ट क्लास आदि बना चुके हैं। जहाँ पर साइंस के विषय चलते हैं, लैब की चिंता हो रही है। अच्छी लाइब्रेरी, समृद्ध लाइब्रेरी कैसी हो, वो समृद्ध लाइब्रेरी बनाने का भी काम चल रहा है। और इसलिए हमने एक और नया प्रयोग किया है कि हमारे भोज मुक्त विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर हम डिजिटल एक लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं, ई लाइब्रेरी स्थापित कर रहे हैं। कुछ समय बाद उसका हम उद्घाटन करेंगे, तो हम उसको सभी लोगों से जोड़ देंगे। अन्य लोग भी, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी उपयोग कर सकते हैं, समाज के और भी जो अलग अलग प्रकार का साहित्य उसमें रहने वाला है, टेक्स्ट बुक के अलावा भी कुछ रहेगा, संदर्भ बुक भी रहेगी, अन्य भी रहेगा, तो कोई भी उसको देख सकता है। यानी हम ये भी बड़ा भार जो होता है वो सीधा लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया से मिल जाएगा। एक लाइब्रेरी से सारे कॉलेज भी जुड़ सकते हैं क्या? सब कॉलेज जुड़े, पूरे प्रदेश के? मतलब मैंने तो ये कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी उससे जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ेंगे। वो कोई, देखिए मोटे तौर पे सरकार की ये मान्यता है कि जो भी आज सरकार का या समाज का, वो सब राष्ट्र की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। इसलिए राष्ट्र की प्रॉपर्टी, तो राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग उसका उपयोग करें। और हमारे जो विद्यार्थी है वो देश के भावी निर्माता है, इसलिए उनका निर्माण होने में यदि कहीं इस प्रकार का उपयोग होता है तो कोई उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, है। इस बात की तो सराहना की जानी चाहिए कि आपने इतनी बढ़िया बात की। पीछे से सारे कोई एक मैडम है, वो सवाल पूछना चाहती हैं। वन्या चतुर्वेदी हैं जी। आदरणीय सर, मैं डॉक्टर वन्या चतुर्वेदी हूँ, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में पत्रकारिता विभाग में हूँ। एक छोटा सा सवाल ये है और एक शंका भी है, एक सुझाव भी है साथ के साथ ही, कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं ऐसे कई बच्चे हैं जो खुद एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की तो ये अभिलाषा है कि स्किल इंडिया बने, तो क्या सरकार हमारी जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे उन होनहार बच्चों की कोई उनकी कोई मतलब कोई सहयोग कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। उनका कहना है या ऐसा कोई प्लान है आप लोगों के पास? तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप कुछ करना चाहें तो उनके लिए कोई सुझाव या सरकार की कोई योजना है क्या? निश्चित रूप से आपका सुझाव अच्छा है। हमारे काफ़ी विश्वविद्यालय इस पर काम करना प्रारंभ किया है और मैं समझता हूँ कि जिन जिन विश्वविद्यालयों में नहीं ऐसी व्यवस्था हम करेंगे, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों के साथ में हमारे संस्थान खड़े हैं ये देखने लगे। अभी जैसे हमने कहा कि भाई बीच में हमने एक RGUP में एक बड़ा प्रयोग किया था, प्राइवेट गवर्नमेंट सभी सेक्टर के लोगों का, उसको भी हम वहाँ भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सर्जन करके नाम दे करके हमने जो बच्चे कुछ रिसर्च किया है, कुछ उनने मॉडल्स बनाए हैं, कुछ और कुछ किया है, तो उसका एक वो होना चाहिए और उनको रजिस्टर्ड करना, एक प्लेटफार्म देना, प्लेटफार्म दे करके पेटेंट तक उसकी मदद करना। और पेटेंट में यदि उस बच्चा को
आर्थिक मदद लगेगी तो वो भी हम करेंगे। ये बड़ा प्रयास हम शुरू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले समय में जो हमारे अनुसंधान करने वाले बच्चे उनको काफ़ी कुछ उससे मदद मिल सकेगी। सर एक आखिरी सवाल और है, अनुपम जी आए हैं यहाँ पे। अनुपम जी आप कुछ मंत्री से सुझाव देना चाहें, कुछ बताना चाहें? सुझाव प्रश्न जो भी है माननीय मंत्री जी, प्राइवेट सेक्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है या बाकी सब चीज़ें तो खैर ठीक है, अपनी फीसेज और उनसे करता ही है। एक चीज़ में प्राइवेट सेक्टर के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो मात खाते हैं रिसर्च में, क्योंकि रिसर्च क्या है, फंड इंसेंटिव बहुत मतलब इतना ज़्यादा फंड मांगता है कि एक प्राइवेट संस्था के लिए उस फंड को जनरेट करना या उसको लगाना तब पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। और अपने यहाँ विदेशों जैसा है नहीं कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च को स्पॉन्सर कर रही हैं। तो गवर्नमेंट की कोई, जैसे मैडम ने बताया कि काफ़ी सारा गवर्नमेंट ने रिसर्च फंड लगाया हुआ है, पर वो प्राइवेट सेक्टर तक पहुँचे इसके लिए कोई ना कोई ऐसी स्कीम होना चाहिए जिससे नहीं, ये बहुत अच्छा सुझाव आपका। बैठिए, मैं समझता हूँ कि रिसर्च करना प्राइवेट से करे या गवर्नमेंट सेक्टर से करे वो भेद नहीं होना चाहिए। उसका कोई सिस्टम बना करके सबको देने की, हम जैसे अभी विदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थी जाते हैं वो सबको, सब दूर के विद्यार्थी जाते हैं, उसमें कोई ये नहीं कि प्राइवेट का कि गवर्नमेंट का। बाकी जो हमारी छात्रवृत्तियाँ सब दूर जाती है, प्राइवेट भी जाती है, गवर्नमेंट भी जाती है। इसमें भी रिसर्च भी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो बहुत रिसर्च को ही एक प्राथमिकता देने जा रही है, इसलिए हम सबको मिलके उस पर भी हम, आपका सुझाव है ज़रूर उस पर करके कोशिश करेंगे कि एक सिस्टम बना के और किसको देना चाहिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर का एक चयन प्रक्रिया बना करके सब लोग उसमें आ सकते हैं, उस प्रकार का हम उस पर काम करेंगे। तो एक छोटी सी आज समस्या इन दिनों बहुत बढ़ गई है, वो पेपर लीक होने की। जैसे आज नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है, इतने सारे बच्चे पास बैठते हैं, उसमें साल भर तैयारी करते हैं और एक पेपर लीक हो जाता है और कितने लोगों के बच्चों की जो आकांक्षा, पेरेंट्स की आकांक्षा है, धूल धूसरित हो जाती है, धूमिल हो जाती है। तो इसके लिए सरकार ने कुछ सोचा है? इसीलिए अच्छे नागरिक निर्माण करना जी शिक्षा का उद्देश्य है। सही है। जहाँ मिस्टेक रह गई है तो जैसे कुम्हार मटका बनाता है, अब कुछ मटके पानी चूने लगता है, उस मटके में कमी रह गई इसलिए पानी टपक जाता है। तो ये भी वैसे ही है, हम कितना ही सिस्टम बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, लेकिन आदमी जो है जिसका मन खराब है, बेईमानी जिसके मन में है, वो कुछ न कुछ उसमें लीकेज ढूंढता रहता है, रास्ता निकालता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं, जैसे मैं गाँव को लोगों को बोलता हूँ, भाई आपके घर में तिजोरी है, लेकिन चोर तिजोरी में से भी चोरी करने का रास्ता निकालता है। तो जितना टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करते जा रहे हैं, इसके अपोजिट जो लोग इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं वो भी उसी गति के साथ आगे बढ़े, वो तो टेक्नोलॉजी है। इसलिए मैं जो समझता हूँ मुख्य रूप से ऐसे सारे प्रश्नों का समाधान शिक्षा के मंदिरों से ही जाएगा। हम अच्छा नागरिक, नैतिक रूप से मुझे लगना चाहिए कि ये काम मुझे नहीं करना, नैतिक रूप से लगना चाहिए कि मेरी गाड़ी रोड पर खड़ी नहीं करना। आज के लोगों से, युवाओं से कह दोगे तो लोग झगड़ा कर लेंगे, लेकिन जब तक ये निर्माण नहीं होगा देश के नागरिकों में, तब तक हम शिक्षा को सही अर्थों में आम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और निश्चित ही हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, जो हम लोग स्लोगन पहले सुनते रहते। पहले शिक्षा का उद्देश्य बड़ा यही होता है कि एक अच्छा नागरिक बने, जिम्मेदार नागरिक बने तो जिम्मेदार भी देश बने। और सर एक बहुत अच्छा मौका था, आप भी इस बात को सराहेंगे कि आज आप भी हैं यहाँ पे नीति निर्माण करने वाले, और वो सब लोग भी हैं जो उन नीतियों से चलते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के कर्ता धाता संचालक हैं। और यही मंच विस्तार न्यूज़ देना चाहता था आप दोनों के बीच में। आप अपने व्यस्त समय में से अपने समय निकाला, इतना वक्त दिया, इतने सारे सुझाव दिए, इतना मार्गदर्शन दिया, इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। धन्यवाद।